हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, यानी कि जो ब्रिक्स होती हैं उनके साइट पर हम कैसे क्वालिटी को चेक कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम ब्रिक जो होती हैं उन पर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्शंस ऑफ ब्रिक्स। तो साइट पर वो कौन कौन से टेस्ट है जिनकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ब्रिक की क्वालिटी बढ़िया है। सबसे पहला, इनका जो शेप एंड साइज़ है वो रेगुलर होना चाहिए, यानी कि बात करें अगर वो रेक्टेंगल है तो चारों तरफ से रेक्टेंगल होनी चाहिए। उनका कलर जो होता है वो एक समान होना चाहिए। दूसरा, यदि उन्हें 1.5 मीटर हाइट से हार्ड स्ट्रेटा पर गिराए तो टूटनी नहीं चाहिए। और तीसरा, इनका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। तो ये मेनली 3 इंस्पेक्शंस है जो कि हम साइट पर कर सकते हैं किसी भी ब्रिक जो है उनकी क्वालिटी को निकालने के लिए। सबसे पहला क्या है, इसकी शेप एंड साइज़ जो है वो रेगुलर होनी चाहिए। दूसरा, यदि किसी भी ब्रिक्स को हार्ड स्टेट यानी कि किसी भी हार्ड सरफेस यानी कि जो फर्श होती है जिस पर कंक्रीटिंग की गई हो तो उस पर 1.5 मीटर की हाइट से अगर हम गिराए तो वो टूटनी नहीं चाहिए। और तीसरा क्या है, इनका जो टेक्सचर होता है वो होमोजीनियस होना चाहिए, यानी कि अगर हमें तोड़ कर देखें तो ये जो इनका टूटा हुआ भाग होता है वो एक समान रूप से होना चाहिए, यानी कि एक समान रूप से होना चाहिए, यानी कि ये होमोजीनियसली पकी होनी चाहिए। इनका टेक्सचर जो होता है वो एक समान होना चाहिए। तो ये बात हो गई इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिक, यानी कि हम साइट पर कैसे ब्रिक की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ ब्रिक, यानी कि ब्रिक के जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे किए जाते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ ब्रिक, इसमें सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो होता है डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन टेस्ट, तो बात करते हैं डायमेंशन, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो होता है 20 ब्रिक्स ली जाती है और उनकी जो होती है लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को ऑब्जर्व किया जाता है। उनको ऑब्जर्व करने के बाद एक टेबल बना ली जाती है। तो उनकी जो तीनों की जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है इनका एवरेज लिया जाता है। और इनमें जो टॉलरेंस होता है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेंथ में कितना नहीं होना चाहिए, ±8 सेंटीमीटर, विड्थ में ±4 सेंटीमीटर, ±4 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम बात करें एक ब्रिक जो होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, विड्थ और थिकनेस, या फिर इसे हम हाइट भी बोल सकते हैं। तो आपको पता ही होगा ब्रिक का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 190 × 90 × 90 mm, या फिर 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। तो ये बात हो गई ब्रिक के साइज़ की। तो लेंथ कितनी हो गई, 19 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें कितने ब्रिक का यूज़ कर रहे हैं, 20 ब्रिक का, तो इसको सिंपली 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, इसको करेंगे 380 सेंटीमीटर, इसको करेंगे 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। तो लेंथ में जो टॉलरेंस है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ±8 सेंटीमीटर, विड्थ में ±4 सेंटीमीटर और थिकनेस में ±4 सेंटीमीटर। तो बात करें सिंपली इसका ये कहना क्या जाता है टेस्ट, इसमें क्या करते हैं हम 20 ब्रिक ले लेते हैं, उन 20 ब्रिक की लेंथ, विड्थ और थिकनेस तीनों नाप लेते हैं और उनका एवरेज लिया जाता है। एवरेज लेने के बाद अगर उनकी लेंथ में जो टॉलरेंस है 380 ±8 सेंटीमीटर हो तो सही है, वरना कि वो जो ब्रिक्स होती है वो टेस्टिंग के लिए फ़ेल हो जाती है। ऐसी बात करें विड्थ और थिकनेस की, तो 20 ब्रिक लेने के बाद उनकी जो एवरेज जो टॉलरेंस है वो 180 ±4 सेंटीमीटर से कम या ज़्यादा है तो तब सही है, वरना वो सारी ब्रिक्स जो होती है वो क्वालिटी के लिए फ़ेल हो जाती है। तो ये बात हो गई डायमेंशन टेस्ट की। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करते हैं।
अब नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करते हैं, वो कौन सा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। बात करते हैं इसमें क्या किया जाता है, इसमें जनरली 5 ब्रिक्स ली जाती है और उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो टेस्ट की जाती है, उनका एवरेज जो होता है वो क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये टेस्ट कैसे किया जाता है, इसमें 5 ब्रिक्स ली जाती है, उनमें जो टॉप पोर्सन होता है यानी कि फ्रॉग, उसमें क्या करते हैं हम, 1-1 रेशियो का मोटार, इसमें एक क्या होता है सीमेंट और ये क्या होता है सैंड, यानी कि 1 पराती सीमेंट 1 पराती सैंड मिक्स करने के बाद जो मोटार बनता है वो इसमें फिल कर देते हैं और फिल करने के 24 आवर्स तक इसे किस में रखते हैं, सबमर्ज इन वाटर, यानी कि मोटार भरने के बाद ये जो ब्रिक्स होती है 5 इनको हम हाथ पटक देते हैं डायरेक्ट पानी के अंदर, और जो टेस्ट किया जाता है वो कितने आवर्स बाद किया जाता है, मोटर भरने के 72 आवर्स बाद। 72 आवर्स बाद इन्हें क्या किया जाता है, UTM यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसके अंदर रख ली जाता है और रखने के बाद इन पर लोड अप्लाई किया जाता है धीरे धीरे, और जिस लोड के वैल्यू पे ये टूट जाती है वो इसकी क्या हो जाती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है परमानेंट, यानी कि पर ब्रिक की, और उन 5 की निकाली जाती है और 5 ब्रिक्स का जो एवरेज होता है, एवरेज कैलकुलेट किया जाता है और एवरेज जो होता है उनका वो क्या कहलाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। यानी कि अगर बात करें सिंपल वर्डों में क्या किया जाता है, हम किसी 5 ब्रिक्स को ले लेते हैं, 5 ब्रिक्स को लेने के बाद जो उनका टॉप पोर्शन होता है डिप्रेशन जहाँ पर गड्ढा हुआ रहता है, जैसे हम फ्रॉग के नाम से जानते हैं, उसमें क्या करते हैं हम एक सीमेंट सैंड मोटार लेते हैं और उसमें भर ले जाते हैं, भरने के बाद उन्हें 24 आवर्स तक डाल देते हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर डालने के बाद अब इसको कहाँ पे डालते हैं, UTM मशीन, लेकिन UTM में कब लगाते हैं, UTM में लगाते हैं 72 आवर्स बाद, और उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ निकाली जाती है और 5 ब्रिक्स के निकालने के बाद उनकी एवरेज स्ट्रेंथ आती है, यानी कि 5 के निकाली और 5 का भाग दे दिया, वो क्या कहलाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। तो ये बात हो गई ये वाले टेस्ट की। अब करते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट टेस्ट कौन सा हो गया, एफ्लोरोसेंस। सबसे पहले बात करते हैं एफ्लोरोसेंस होता क्या है। किसी भी ब्रिक्स जो होता है उसे अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग, यानी कि उसे बार बार पानी में डुबोया और निकाला, तो ऐसा करने से ब्रिक की सरफेस जो होती है उस पर वाइट पैचेस यानी कि सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, एफ्लोरोसेंस, यानी कि वाइट स्पॉट ऑन ब्रिक, वो क्या कहलाता है, एफ्लोरोसेंस। ये किससे होते हैं, बाई अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। अब बात करते हैं कैसे किया जाता है। इसको करने के लिए क्या करती है, हम किसी भी बॉल या फिर पात्र जो होता है उसको ले लेते हैं, उसको लेने के बाद उसमें 25 mm पानी भर दिया जाता है, और भरने के बाद इसमें ब्रिक्स जो होती है वो इस प्रकार से खड़ी कर दी जाती है लंबाई की दिशा में, और इसको 24 आवर्स तक पानी के अंदर 24 आवर तक पानी के अंदर इसी कंडीशन में छोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसमें से पानी जो है वो ऊपर आएगा, ऊपर चढ़ेगा, तो यहाँ पर जो है वो गीलापन और सफ़ेद वाइट पैच दिखाई देंगे। तो उसकी लोकेशन के अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि इनमें एफ्लोरोसेंस है या नहीं, और है तो इसमें कितना है और इसकी कंडीशन क्या है। अब बात करते हैं कि इसमें कितना एफ्लोरोसेंस होता है और उनको किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले कंडीशन आती है, अगर नो सरफेस कवर बाय वाइट पैच, यानी कि सरफेस पर जो है बिल्कुल भी धब्बे नहीं है, यानी कि पानी में डुबाए तो उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में एफ्लोरोसेंस कितना होगा, नील। सेकंड, अगर जो है लेस देन 10% सरफेस कवर्ड बाई वाइट पैच, यानी कि 10% से कम सरफेस जो है वो वाइट पैचेस से कवर है, तो इस कंडीशन में एफ्लोरोसेंस कितना होगा, स्लाइड। नेक्स्ट है, अगर 10 से 50% सरफेस कवर्ड, तो इस कंडीशन में एफ्लोरोसेंस कितना होगा, मॉडरेट। अब चौथी की कौन सी कंडीशन है, अगर मोर देन 50% सरफेस कवर्ड बट वाइट पैचेज नॉट इन
पाउडर फॉर्म। तो इस कंडीशन में एफ्लोरेसेंस कितना होगा? तो इस कंडीशन में एफ्लोरेसेंस जो होगा वो होगा हाई। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मोर देन 50% सरफेस कवर बट पैचेज आर इन पाउडर फॉर्म, तो इस कंडीशन में जो एफ्लोरेसेंस वो कैसा होगा? सीरियस। तो ये बात हो गई एफ्लोरेसेंस की, यानी कि अगर सरफेस जो है बिल्कुल भी वाइट पैचेस से कवर नहीं है तो एफ्लोरेसेंस कैसा होगा? नील। अगर वो 10% अगर लेस देन 10% अगर सरफेस जो है वाइट पैचेस से कवर है तो उस कंडीशन में एफ्लोरेसेंस कितना होगा? स्लाइट। अगर 10 से 50% सरफेस जो कवर है तो उस कंडीशन में कैसा होगा? मॉडरेट। और अगर मोर देन 50% सरफेस अगर इससे कवर्ड है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जो वाइट पैचेस है वो पाउडर फॉर्म में नहीं है, यानी कि वो पाउडर, यानी कि उसको हम डटकार के देखें तो पाउडर के रूप में नहीं निकल रहे, बस सरफेस कवर है, तो उस कंडीशन में एफ्लोरेसेंस कितना होगा? हाई। और अगर मोर देन 50% सरफेस जो है वो यानी कि वाइट पैचेस से कवर है और जो वाइट पैचेस है वो भी पाउडर फॉर्म में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में एफ्लोरेसेंस कैसा होगा? उस कंडीशन में एफ्लोरेसेंस होगा सीरियस। तो ये बात हो गई एफ्लोरेसेंस टेस्ट की। अब नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट टेस्ट के बारे में बात करें, वो कौन सा हो जाएगा? वाटर टेस्ट। ये टेस्ट कौन सा IS कोड के अनुसार किया जाता है? ये किया जाता है IS 3495 पार्ट 3। तो वाटर एब्सॉर्प्शन टेस्ट ये कैसे किया जाता है? इसका हिंदी से मतलब ही पता लग गया होगा, वाटर एब्सॉर्प्शन यानी कि पानी सोखने की क्षमता। इसको कैसे किया जाता है? इसको करने के लिए सबसे पहले जो ब्रिक होती है, ब्रिक को 110 डिग्री सेल्सियस पर किस में रख दिया जाता है? ओवन पर। कितने आवर्स के लिए? 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स में रखने के बाद इसको निकाल लिया जाता है और ब्रिक का जो होता है वो वेट नाप लिया जाता है। वेट नापने के बाद इसको क्या किया जाता है? ये जो ब्रिक होती है इसको वाटर के अंदर डाल दिया जाता है। कितने आवर्स के लिए? 24 आवर्स के लिए। और डालने के बाद क्या किया जाता है? 24 आवर्स बाद इनका दोबारा वेट लिया जाता है। अब मान लेते हैं ये वाला W1, ये वाला कितना है? W2। अब हम क्या करेंगे? W1 में से सिंपली W2 घटा देंगे, यानी कि ओवन में से निकालने के बाद जो ब्रिक का वेट था और पानी में डालने के बाद जो ब्रिक का वेट था उनको आपस में घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा? वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि ब्रिक ने जो है वो कितना पानी सोखा है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक। ये जो ब्रिक होती है अपने रो वेट का 20% से पानी अधिक नहीं सोखनी चाहिए। बात करें सेकंड क्लास ब्रिक, ये जो होती है ये अपने रो वेट का 22% से अधिक पानी नहीं सोखनी चाहिए। लास्ट बात करें हम थर्ड क्लास ब्रिक का, तो ये जो होती है अपने रो वेट का 25% से अधिक पानी नहीं सोखनी चाहिए। अगर ये ब्रिक्स जो होती है वो अपने वेट का अपने जो 20%, 22%, 25% है, इससे ज़्यादा अगर पानी सोख रही है तो वो वाटर एब्सॉर्प्शन टेस्ट जो होता है इसमें फ़ेल हो जाती है। तो आई होप गाइज आपको ये सारे टेस्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।